कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं फिर से आ गया आपका अपना भाई आर्यन। पिछले सेशन में मैंने आपको प्रश्नावली 3.1 में यानी 3 सवाल बताए थे और इसके साथ साथ आपको मैंने बताया था उसमें जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं, यानी जो बेसिक है इस चैप्टर में मैंने आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया था। आज हम अपने प्रश्नावली यानी 3.1 में जितने भी क्वेश्चन है उसको भी एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। 3 क्वेश्चन हमने तो करा दिया था, इसलिए हम उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमको आगे का क्वेश्चन क्या दिया है कि हमें जो तीसरा नंबर सवाल दिया, हमने 1 और 2 जो क्वेश्चन था उसको कर दिया। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें अनुपातों यानी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करना है। यानी हमें तुलना करना है और ज्ञात करना है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। अब संगत और असंगत क्या है अब मैं बताता हूँ। आपके जो संगत के जो कंडीशन है वो 2 प्रकार के हैं। मैंने आपको बताया था यदि A1/A2, क्या बताया था मैंने आपको कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मैंने आपको क्या बताया था, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे हल होंगे वो अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल के मतलब हुआ कि उनके एक से अलावा और कोई हल नहीं होंगे। यानी मैंने आपको बताया था इसके अद्वितीय। यदि आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा आप वो देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल क्यों लिखा है। तो अद्वितीय हल होंगे। और दूसरा क्या था हमारा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसको हमने बताया था कि इसके अनंतः यानी अनंतः अनेक हल होंगे। अनंतः अनेक हल का मतलब हुआ इसके अनंत हल होंगे। और हमारा जो तीसरा कंडीशन था वो था A1/A2 तो B1/B2 के इक्वल है, परंतु C1/C2 इक्वल नहीं है। तो मैंने इसको आपको क्या बताया था कि इसके कोई हल नहीं है। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करना है। यानी हमें समीकरण दिया है जहाँ हमें इनकी तुलना करना है और तुलना करके हमें बताना है क्या ये संगत है या असंगत है। अब संगत और असंगत क्या है, यदि हम समीकरण करें और A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से तुलना करें, अगर कहीं पे हमको जैसे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो ये वाला कंडीशन क्या होगा हमारा, संगत। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तो ये भी क्या होगा, संगत। यदि हम अभी तीसरा क्वेश्चन यदि हम तुलना करेंगे अगर ये कंडीशन आ रहे हैं, यानी अगर समीकरण में तीनों हमारे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इक्वल आ रहे हैं तो हम उसके आगे लिख दें कि इस समीकरण युग्म के यानी इस समीकरण युग्म संगत हैं। अब आखिरी वाला यानी A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 यानी जिसके कोई हल नहीं होंगे, ये हमारा केवल यही जो होता है ये होता है हमारा असंगत। यदि हम समीकरण की तुलना करेंगे हमको अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल मिल गए और उसके बाद अगर हम C1/C2 निकालें वो अगर इक्वल ना मिले तो हम उसके आगे लिख देंगे कि असंगत है। यानी हमारे जो संगत की कंडीशन है वो केवल 2 ही हैं और जो असंगत का है वो केवल एक ही। यानी अगर ये मतलब ये वाला कंडीशन अगर दिखाई दे तो हम लिख देंगे कि ये असंगत है। और अगर हमको ये दोनों कंडीशन अगर दिखे समीकरण में तुलना करने पर अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो हम उसके सामने लिख देंगे संगत यानी संगत है ये। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो तो इसको भी लिख देंगे संगत है। लेकिन ये जो आखिरी कंडीशन है यानी इसके कोई हल नहीं होंगे उसमें हम केवल लिख देंगे असंगत। तो बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको चाहे लिखे रहने दे आपको समझने के लिए। तो हमारा जो तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरे का पहला कैसा हमको पहला समीकरण क्या दिया है, यानी 3x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 5। और दूसरा क्या है हमारा 2x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 7। अब हमारा समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है।
अब हम इसकी a1 अपॉन a2 यानी हम पहले इसका a1 अपॉन a2 निकालते हैं, हमें तुलना करना है, तो पहले हम a1 अपॉन a2 निकालते हैं। तो a1 अपॉन a2 हमारा क्या आ जाएगा 3/2। अब हम b1 अपॉन b2 निकालते हैं, ये क्या आ जाएगा 2/-3। क्या a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पर 2/-3 है। तो इसका मतलब हो गया अब हमको c1 अपॉन c2 निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पता चल गया कि हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हम लिख देंगे क्योंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अरे क्या इक्वल है, यानी a1 अपॉन a2 कितना है हमारा 3/2 है, और b1 अपॉन b2 2/-3 यानी 3/2 और 2/-3 में बहुत अंतर है, इसमें माइनस इसमें प्लस में चिन्ह भी ऊपर नीचे हो गए हैं। तो यानी चूंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो मैंने क्या बताया था, अगर ये कंडीशन दिखाई दे तो आप क्या करेंगे संगत, तो लिख दीजिए यह समीकरण युग्म संगत है। ये समझ में आया। अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2x, पहला समीकरण क्या है 2x माइनस 3y, ये दिस इज इक्वल टू 8, और दूसरा क्या है 4x माइनस 6y, दिस इज इक्वल टू 9। अब हम इसकी भी तुलना करेंगे, तो पहले क्या करेंगे a1 अपॉन a2 निकालते हैं, 2/4 कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1/2, 2 कम 2 2 4। अब हम b1 अपॉन b2 निकालते हैं, माइनस 3/-6 माइनस माइनस कैंसिल, 3 कम 3 3 2 6, यानी ये भी क्या आ गया 1/2, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। यदि ये है तो इसके बाद हम c1 अपॉन c2 निकालते हैं। c1 अपॉन c2 क्या है 8/9। अब आप देखिए क्या ये इन दोनों के इक्वल है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि a1 अपॉन a2 हमारा 1/2 आया है, और b1 अपॉन b2 भी 1/2 आया है, लेकिन जो c1 अपॉन c2 है वो 8/9 आया है। तो हम कह देंगे कि जो हमारा चूंकि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, बट c1 अपॉन c2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 वाला कंडीशन अगर दिखेगा, तो हम क्या लिखेंगे असंगत, यानी यह समीकरण युग्म असंगत है। असंगत का केवल एक ही कंडीशन है, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ तक समझ आया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो हमारा तीसरा नंबर सवाल क्या है, तीसरा नंबर सवाल हमारा क्या है, यानी जो हमें समीकरण दिया है क्या दिया है 3/2x प्लस 5/3y, दिस इज इक्वल टू कितना है 7, और दूसरा समीकरण क्या है 9x माइनस 10y, दिस इज इक्वल टू 14। अब इसको भी क्या करेंगे, यानी a1 अपॉन a2 से इसकी तुलना करेंगे, तो क्या आ जाएगा a1 अपॉन a2 तुलना कीजिए, यानी 3/2 अपॉन 9, तो इसको हल करिए, यानी ये इसके नीचे हम एक होता है तो एक ऊपर चला जाता है, यानी 1 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 3 ही आ जाएगा, और 9 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, आएगा 3 कितना 80, इसको काटिए 18 आ जाएगा ना, इसको काटिए 1/6, यानी a1 अपॉन a2 कितना आ गया 1/6। अब हम b1 अपॉन b2 निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा 5/3 अपॉन माइनस का 10, चिन्ह के साथ लेना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो अब मैंने क्या बताया था, इसके हर में एक होता है, यानी एक 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 5 ही आएगा, और माइनस 10 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 30, यानी क्या आ जाएगा 5 माइनस का 30, इसको कैंसिल करिए, माइनस का 1/6 आ रहा है, यानी a1 अपॉन a2 तो हमारा 1/6 आ रहा है, लेकिन जो b1 अपॉन b2 है माइनस का 1/6 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। देखिए चिन्ह चिन्ह देखिए कितना फर्क बदल देता है। यानी मैथ में अगर आप चिन्ह भी गलती कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। यानी चिन्ह पे पूरा पूरा ध्यान देना है आपको। जिस संख्या के पास जो चिन्ह लगा वही चिन्ह लगाना है। जैसे मैं अभी मैंने माइनस का 10 लिखा क्योंकि माइनस के 10 के पास माइनस का चिन्ह है। यहाँ पर प्लस प्लस का लिखा नहीं जाता, वैसे होता है। अब आप समझ जाइए, यानी कि चिन्ह जो होता है वो पूरे सवाल गलत कर देता है। इसलिए मैथ में क्या है कि आपको चिन्ह को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देखिए अब क्या आ गया हमारा A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब मैंने क्या बताया था, यदि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, देखो ऊपर लिखा है अद्वितीय हल होंगे। इसका मतलब क्या होगा, संगत होंगे। तो लिख दीजिए यह समीकरण युग्म संगत है। बेहतर होगा, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं, यानी हमारा चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन है। इसमें तो आ नहीं पाएगा क्योंकि आ जाएगा, यहाँ पर एक आ जाएगा। यहाँ पर हम हमारा चौथा नंबर सवाल देखते हैं। तो देखिए मैं तो चौथा नंबर सवाल क्या दिया है, यानी 5x माइनस का 3y दिस इज इक्वल टू 11। और दूसरा समीकरण है माइनस का 10x प्लस का 6y इज इक्वल टू माइनस 22। अब फिर वही करेंगे, यानी A1 अपॉन A2 पे निकालते हैं। यानी A1 अपॉन A2 क्या आ जाएगा, 5 बाई माइनस का 10, इसको कैंसिल करें कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। अब B1 अपॉन B2 निकालते हैं। तो माइनस का 3/6 यानी चिन्ह के साथ अभी बताया था, तो कितना आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। अब हम C1 अपॉन C2 निकालते हैं क्योंकि हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 है। अब हम C1 अपॉन C2 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 11 बाई माइनस का 22। ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 11 कम क्या, 11 22 यानी माइनस का 1/2। अब आप देखिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये वाला कंडीशन बन रहा है। ये वाला कंडीशन बनेगा तो क्या होगा, बताइए बताइए। क्योंकि हमारा A1 अपॉन A2 है वो इक्वल है B1 अपॉन B2 और वो भी इक्वल है C1 अपॉन C2। इसलिए इसे हम क्या लिखेंगे, देखिए दूसरा कंडीशन बन रहा है कि नहीं, यानी अनंतः अनेक हल होंगे, अनंतः अनेक हल के लिए संगत, ये वाला कंडीशन बन रहा है ना। देखिए आप A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी यह समीकरण युग्म संगत है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की ओर, यानी हमारा 5वां सवाल। अपना 5वां नंबर सवाल क्या है, हमको क्या दिया है, यानी हमें समीकरण क्या दिए हैं, दिया है 4/3x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 8। और दूसरा समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस का 3y दिस इज इक्वल टू 12। अब फिर वही करेंगे, क्या करेंगे कि A1 अपॉन A2 यानी इनसे तुलना करना हमको, तो पहले A1 अपॉन A2 निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 4/3 अपॉन 2, इसके हर में यानी अंश इसके हर में 1 होता है, तो 1 से 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 1 कम 4 हो जाएगा और 4 1 जा 4 हो जाएगा और 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6। तो कितना आ जाएगा, 4/6। ये कट जाएगा, यानी इसको हम 2 से काट सकते हैं तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 2 3 6, यानी A1 अपॉन A2 कितना आ गया, 2/3। अब हम B1 अपॉन B2 निकालते हैं। B1 अपॉन B2 कितना है, 2/3। तो देखिए A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, C1 अपॉन C2 निकालते हैं। C1 अपॉन C2
क्या है 8/12, ये किससे कटेगा, ये 4 से कटेगा, यानी 4 दूनी 8, 4 3 12। अब आपको क्या दिखा, यानी जो हमारा A1/A2 है वो भी 2/3 आ रहा है, B1/B2 है वो भी 2/3 आ रहा है, C1/C2 है वो भी 2/3 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और ये भी इक्वल है C1/C2 के, तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, यह समीकरण युग्म क्या होगा, यह समीकरण युग्म क्या होगा, बोलिए, संगत है। बेहतर होगा ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा, इसमें कुछ था नहीं, हमको सिर्फ संगत और असंगत के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था संगत के 2 कंडीशन है, असंगत के 1 कंडीशन है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर सवाल में। चौथे नंबर सवाल में हमको क्या करना है, उसमें भी संगत और असंगत बताना है, फिर इसके बाद हमको उसको ग्राफी विधि से हल करना है। बड़ा सिंपल, एकदम आसान तरीके से आपको बता देंगे, आपको एकदम अंदर से अंदर समझ में आ जाएगा। अब आपको ये तो समझ में आएगा और आ गया होगा, क्या करें, इसको मिटा दें कि रहन दें, अरे इतने क्वेश्चन बताते हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा, इसको मिटा देते हैं। यानी आपकी सिर्फ 2 ही कंडीशन होते हैं जो संगत पर आधारित है, और जो एक कंडीशन है वो केवल असंगत है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने हम चौथे नंबर सवाल में। चौथा नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है, यानी हमको पहले तरह करना, पहले हमको संगत और संगत निकालना है। फिर क्या कह रहा है, यदि संगत है, केवल संगत है, क्या कह रहा है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। यानी अगर संगत, यदि कोई समीकरण युग्म वो संगत आ रहा है तो केवल उसी का ही ग्राफ हमको करना है, ना कि असंगत का। और असंगत का आप करेंगे तो असंगत का आपका निकलेगा ही नहीं ग्राफ, क्योंकि केवल संगत का ही ग्राफ बनेगा। तो हमें क्या करना है, पहले हमको समीकरण, यानी पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, पहला जो समीकरण हमको दिया है x + y दिस इज इक्वल टू 5, ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x + 2y दिस इज इक्वल टू 10। अब हम करते क्या थे, यानी हम इसका पहले हम इसका A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से तुलना करेंगे। तो करते हैं, यानी पहले हम A1/A2 की बात कर लें, तो क्या आएगा, किसी भी चर राशि के आगे कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है ना, मैंने आपको बताया था। तो 1/2, कोई कोई 0 लिख देता है, यदि संख्या नहीं मिलती तो 0 लिख देता है, 0 नहीं होता, चर राशि के आगे हमेशा 1 होता है। तो 1/2। अब हम B1/B2 निकाल लेते हैं, यहाँ पर भी चर राशि के आगे 1 होता है, तो 1/2। C1/C2 निकाल देते हैं, तो कितना आ जाए 5/10, ये कैंसिल होगा, कितने बार में 1/2। तो आप देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी हमारे तो तीनों कंडीशन में इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, चूंकि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और ये भी इक्वल है C1/C2 के, यानी मैंने आपको बताया था जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है तो क्या होता है, ये समीकरण युग्म क्या होगा, यह समीकरण युग्म क्या है, यह समीकरण युग्म संगत है। अब यहीं पे आपका आंसर नहीं हुआ है, यहाँ पर हमको क्या बताया था क्वेश्चन में, आपको आगे पढ़ना था, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, भले आपको पहले वाले ग्राफ में दिक्कत पड़ेगी, लेकिन आपको अगर मैं दूसरा ग्राफ बताऊंगा एकदम समझ में आ जाएगा। तो हम पहले समीकरण 1 का ग्राफ बनाते हैं, समीकरण 1 नंबर क्या है हमारा, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब हमें किसी भी एक चर राशि का मान निकालना पड़ेगा, यानी किसी भी एक चर राशि को उधर भेज देंगे, यानी x + y है तो केवल हमको इधर, यानी केवल हमको एक ही चर राशि को रखना है, हमें केवल एक ही वैल्यू को रखना है, यानी क्या लिखा हमारे x + y ये बराबर है 5। तो हम क्या करेंगे, या तो x बराबर 5 माइनस लिख दें, या तो y को आप उधर भेज दे, वो x को उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा y माइनस वो 5 माइनस x, किसी को भी आप भेज सकते हैं, यानी हमको सिर्फ इधर किसी भी एक चर राशि को चाहिए तो चाहिए, किसी भी एक चर राशि चाहिए। अब हम इसका टेबल बनाएंगे,
टेबल क्या बनाएंगे, यानी हम इसका टेबल कैसे बनाएंगे, आप ये देखिए। पहले वाले ग्राफ में तो आपको दिक्कत पड़ेगी, लेकिन आपको मैं आपको दूसरा बता दूंगा। यदि आप पहले पे समझ गए तो आप दूसरा एकदम आराम से कर लेंगे। अब आप देखिए, अभी टेबल मैंने बनाया है। टेबल में आपको केवल दो कंडीशन चाहिए आपको, क्या, किसी भी ग्राफ पे दर्शाने के लिए हमको दो कंडीशन चाहिए, एक नहीं चाहिए, यानी एक नहीं चाहिए, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, लेकिन आपको एक नहीं रखना है। यानी अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर हम y की वैल्यू कुछ भी दे, कुछ भी आप जो भी चाहे जो भी रख सकते हैं, कुछ भी एक से लेके कुछ भी संख्या आप रख सकते हैं। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि y की वैल्यू केवल दो ही रखो, आप कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं। यानी हम y की वैल्यू कुछ भी माने, यदि हम मान लेते हैं दो, जैसे y की वैल्यू दो, यानी यहाँ y के स्थान पे दो, ये हो गया ना। अब y के स्थान पे दो अगर कर दिया तो ध्यान देखिए, यहाँ दो हो गया, अब पांच में से दो गए तीन, और वो तीन किसकी वैल्यू आई, x की, किसकी, x की, तो x की वैल्यू कितनी आई, x के सामने क्या होगा, तीन। फिर से समझिए, मैंने बताया था किसी भी चाहे जो आप संख्या सकते हैं, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं केवल दो ही रखिए, आप एक दो तीन चार पांच छह सात जितना आपका मन चाहे उतना रखिए। देखिए अगर ज्यादा बड़ी संख्या रखेंगे तो जो ग्राफ खींचेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी रख सकते हैं, ये नहीं कि आपका आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आप कुछ भी संख्या रखिए। जैसे मैंने y की वैल्यू 2 रखी, जब y की वैल्यू मैंने 2 रखी तो 5 माइनस 2 3 आया ना, तो x की वैल्यू हुई। अब हम y के स्थान पर कुछ भी रख सकते हैं, y के स्थान पर क्या रखें, अब आप बताइए, हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 3, y के स्थान पर लिख दिया 3, यानी y के ही ग्राफ वो y के टेबल में आपको वो लिखना है, y के स्थान पर हमने 3 रखा। अब 5 माइनस 3, यानी अब यहाँ पर y के स्थान पर 3 हो गया, तो 5 में से 3 गए 2, और जो 2 आया वो किसकी वैल्यू है, x की। यहाँ तक समझ आया, अरे कितना आ गया 2। तो देखिए अब इसके बिंदु क्या आएंगे, पहले मैं आपको ग्राफ, आप इसे भूल जाइए, आप इतना भूल जाइए, आप इतना भूल जाइए, पहले मैं आपको ग्राफ के बारे में बता देता हूँ। यदि आपको ग्राफ के बारे में पता चल जाएगा तो आप इसको एकदम आराम से कर लेंगे। यानी मैंने एक ग्राफ समझ लो बनाया, इसे अपने आप से बनाया है, मतलब क्वेश्चन पे आधारित नहीं है, मैं अपने आप से बना रहा हूँ ये ग्राफ, जैसे एक ग्राफ है मैंने बनाया, ये एक ग्राफ मैंने बनाया। अब ग्राफ में होता क्या है, पहले ग्राफ को समझिए तो आप ये सवाल एकदम आराम से कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं रहेगी आपको। यहाँ पर जो यहाँ का सेंटर है इसको कहते हैं मूल बिंदु, क्या कहते हैं, मूल बिंदु। अब जो मूल बिंदु होता है वहां पे जो देखो, अब आप यहाँ समझिए, यहाँ पर होता है एक, यहाँ पर होता है दो, तीन, चार, पांच, यानी इधर, यानी मूल बिंदु के इधर, यानी दाएं ओर जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी प्लस में होंगी, किसमें, और प्लस में होंगी। यहाँ मैंने गिनती सिर्फ एक दो तीन चार पांच लिखा, यहाँ से अनंत इनफाइनाइट तक हो सकती है। यानी मूल बिंदु से जिधर यानी दाएं पक्ष में जितनी भी संख्याएं होंगी वो प्लस में होंगी, और बहुत बड़ी हो सकती है, यानी इनफाइनाइट तक। यहाँ अब आप यहाँ पर खींचेंगे अगर तो कितना लंबा जाएगा, कोई इनफाइनाइट तक लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा ना। यानी मूल बिंदु के दाईं की ओर जितनी भी संख्या होती है प्लस में होती है। अब मूल बिंदु के इधर, यानी इधर जो संख्या होगी वो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, यानी माइनस का इनफाइनाइट तक हो जाएगा। कितना, इधर भी कर दीजिए, प्लस का इनफाइनाइट तक, यानी इनफाइनाइट तक जाता है। कोई इसकी एकदम मैक्सिमम कोई इसकी मैक्सिमम वो जब माध्यम नहीं है, मतलब कि कहीं पे रुकता है, मतलब कि इधर जो है इधर जितनी भी संख्या होती है प्लस में होती है, इधर जितनी संख्या होती है वो माइनस में होती है। अब ऊपर की बात करें तो ऊपर ये हमारे इसको ये जो हमारा लेटा हुआ है, जो हमारी लेटी हुई रेखा है, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, क्या, एक्स अक्ष। और जो ऊपर रेखा इसको कहते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष हो गया। अब आप इसको भी समझिए, अब ये वाली रेखा समझिए आप, यानी अब इस वाई रेखा की वाई अक्ष की बात करें तो वाई में अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे, आप ऊपर की ओर जाएंगे तो आपकी जितनी भी संख्याएं होंगी वो प्लस में होगी, यानी 1 2 3 4 5, यानी इनफाइनाइट तक।
कितनी, इनफाइनाइट तक। और अगर नीचे बात करें, नीचे की बात करें, ये भी वाई अक्ष है पूरा, ये पूरी जो सीधी रेखा हमारी वाई अक्ष है, और ये जो पूरी हमारी लेटी हुई रेखा है ये हमारे एक्स अक्ष है, तो ये भी हमारा वाई अक्ष है। तो इसके ऊपर की ओर प्लस होता है, इसके नीचे की ओर, यहाँ पे इसलिए मैंने आपको पहचानने के लिए यहाँ पर लिखा है वाई अक्ष, और यहाँ पर एक्स अक्ष लिखा है, जो लेटी हुई रेखा वो एक्स अक्ष है, जो ऊपर की ओर नीचे की ओर है वो हमारे वाई अक्ष है, और जो नीचे की ओर संख्या होती है वो होती है माइनस में होती है। यहाँ पर भी कर लीजिए। यानी ग्राफ में समझ में आया। और जो मूल बिंदु, कभी कभी कहते हैं मूल बिंदु का वो क्या कहते हैं, मूल बिंदु का क्या कहते हैं, कभी कभी बहुविकल्प में पूछ लिया जाता है कि मूल बिंदु का जो, यानी अगर मूल बिंदु की बात करें तो हमारा 0,0 होता है, यानी जो यानी 0,0 का मतलब क्या हुआ, हम ना प्लस ना हम जान ना एक्स पर गए, ना ही हम वाई पर गए, ना ही हम ऊपर गए, ना ही हम नीचे गए, यानी यहीं पे रुके हैं। यहीं पे रुके का मतलब है हम 0,0, यानी जो पहली वैल्यू होती है, जैसे ये हो गया एक्स कामा वाई, अब जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, जो वाई वैल्यू होती है वो, यानी जो दूसरी वैल्यू होती है वो वाई की होती है। यानी अगर हम, जैसे अभी मैं कह दूं यहाँ पर एक है, उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं कि यहाँ पर एक है, तो एक का मतलब क्या, एक हमारा क्या है, प्लस में है ना, तो प्लस का मतलब एक हमको यहाँ पर चलना है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर। और वाई, वाई के मतलब है 0, यानी वाई पे हमको ऊपर जाना ही नहीं है, और वाई 0, 0 हमारा क्या है, प्लस में है ना, तो यानी प्लस 0 कोई ना प्लस होता है ना माइनस होता है। बस मैं आपको इसे बताने के लिए कह रहा हूँ। यदि हम इसका, अब इस टेबल की अगर हम वैल्यू निकालें, यानी आपको ग्राफ समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अगर हम इसकी एक्स और वाई की वैल्यू निकालें, यानी एक्स कामा वाई निकाले, क्या आएगा हमारा, एक्स कामा वाई, पहले तो हमारा क्या आ जाएगा 3/3,2, ये आ गया। अब दूसरे एक्स कामा वाई का क्या आएगा, यानी अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यानी एक्स से 3 में और वाई में 2 में अभी बात कर रहा हूँ। इसके बाद हम एक्स से 2 में और वाई में 3 में बात करूंगा, यानी अब क्या आ जाएगा 2,3। अब इन बिंदुओं को हमको ग्राफ पे दर्शाना है, किस पे, ग्राफ पे। तो हम एक आसान से एकदम बेहतरीन वाला ग्राफ बनाए थे, एकदम सुंदर सा। ये हमारा कौन सा अच्छा है बताइए, ये हमारा है एक्स अक्ष, और ये हमारा है वाई अक्ष, और ये हमारा है मूल बिंदु। मूल बिंदु जो होता है वो हमेशा 0,0 होता है। पूछ लिया जाता है मूल बिंदु का वो क्या कहते हैं, अरे कुछ बोलते हैं, इसको दिमाग में भी आ नहीं रहा है। तो अब देखिए पहली वैल्यू मैंने क्या बताया, पहली वैल्यू जो है वो x की है, और जैसे y है, y की वैल्यू क्या है 2, इसमें देखिए x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू 3, यानी कंपेयर करो तो हमको वैल्यू पता चलती है। यानी अगर हम दूसरे पहले ग्राफ, यानी अगर हम इसको इस चिन्ह को दर्शाना है तो क्या करेंगे, x के स्थान पे 3, अब 3 हमारा क्या है प्लस में है ना, तो हम x यानी 3 यहाँ पे चलेंगे, यानी 1 2 3, अब यहीं पे रुक जाइए मतलब अब हमारा x की वैल्यू हो गई, और क्या कह रहा है कि y कितना चलना है 2, अब 2 हमारा क्या है प्लस में है, तो प्लस कहाँ, यानी y वाला प्लस हमको कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा ना, तो यहाँ लिख दीजिए 1 2, ये हो गया ना। आप जहां पर हमने रुका है, जैसे यहाँ रुका है, आप ऐसे निशान मतलब पहचानने के लिए एक निशान लगा दीजिए, बाकी आप काटना मत, बाकी मैं बता रहा हूँ ऐसे निशान लगा दीजिए। ये एक से यहाँ लिख देते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं अभी फिर से बता दूंगा, एकदम आपको एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम इन रेखाओं को मिला देंगे, ये हो गया ना। अब हमको दूसरा वैल्यू क्या है, यानी एक्स टेप की वैल्यू कितनी है 2, यानी हमको एक्स पर कितना चलना है, ये हमारा एक्स है, और एक्स किस में है प्लस में, प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 इधर चलेंगे ना, अगर माइनस को था इधर चलते हैं, तो प्लस का 2 यानी इधर चलेंगे, तो देखिए 1 यहाँ रहा 2 यहाँ पर रहा, यहाँ पर कट लगा दीजिए। अब की वाई कितना चलना 3, यानी प्लस का 3 ऊपर चलेंगे, यानी 1 2 3 यही कहीं आएगा, इसको काट दीजिए। अब इस रेखा को मिला दीजिए,
क्योंकि मिला नहीं सही से। अब आप देखिए काट कहाँ रही है, यहाँ पर काट रही है ना, ध्यान से देखिए रेखा कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है दोनों आपस में, आपस में एक तो काट रही हैं। क्योंकि हम जो रेखा थोड़ा सीधा बना देते हैं क्योंकि टेढ़ा है, सही से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। आपकी एम को वाई की वैल्यू कितना चाहिए, 3, 3 किधर चलेंगे, ऊपर चलेंगे ना, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ऐसे निशान लगा दीजिए, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी चाहिए, 2, यानी 2 यहाँ पर था ना। हाँ, अब इस रेखा को हमको मिलाना है, मिलाइए, पता नहीं सीधा जाएगा कि नहीं, देखते हैं। हाँ, ये यहाँ पर काटा ना, यहाँ पर हमारा काटा है। अब जहाँ काटा हमको बताना है, जो यहाँ पर काट रहा है इसके आंसर, यानी इसका आंसर क्या होगा, यानी कहाँ काट रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम नीचे से बात करें, नीचे से अगर हम इधर से देखिए, अगर हम इधर से आए, जो हमारा चिन्ह है, पहला नंबर ये है, अगर हम ऐसे ऐसे बढ़ाएं इसको और इसको ऐसे ऐसे बढ़ाएं, तो आपको इसका बिंदु क्या मिलेगा, समझ में नहीं आ रहा। यानी हमको बताना है कि जो काटा है वहां पर कोई वैल्यू चाहिए, वैल्यू जिसे मैंने आपको बताया था, जिसे मैंने आपको बताया था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब है इसके आद्वितीय हल, आद्वितीय हल का मतलब इसका एक हल हुआ, यानी ये रेखा एक बार काटा है ना, एक बार काटने का मतलब है इसके एक हल होंगे। तो एक हल मतलब क्या होंगे, तो देखिए x पर कितने चले थे हम, x पर यहाँ पर कितना आया है, 1, यानी x की वैल्यू जो होगी 1। अब y पर भी कितने हैं, 1 है ना, तो ये भी क्या हो गया, 1, यानी 1,1। पहला ग्राफ को जो, यानी जो पहला समीकरण क्या था हमारा, x प्लस वाई बराबर 5, उसका अगर हम ग्राफ खींचे तो हमारा जो बिंदु निकल के आएगा वो आएगा 1,1। अब हम दूसरे ग्राफ को, यानी दूसरा समीकरण क्या हमारा, दूसरा समीकरण का अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो दूसरा समीकरण क्या हमारा, दूसरा समीकरण में 2x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 10। अब देखिए इसमें आप कॉमन क्या है, यानी यहाँ पे 2 से सभी का संख्या करें तो 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 5। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, पहला समीकरण देखिए x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा समीकरण में हमारा क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 5। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको कल बताया था संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं जो होती हैं वो एक के ऊपर एक होती हैं, एक के ऊपर एक रेखा, और एक के ऊपर एक रेखा का मतलब हुआ इसके अनंत हल होंगे, कितने अनंत हल होंगे, यानी मैंने क्या बताया, जितने जगह काटेंगे उतने उतने ही हल होंगे। अब आप देखिए ये रेखा जो इसके ऊपर दूसरी रेखा को कितने बार काटी होगी, इसको बहुत जगह काटी होगी, हम यानी गिन नहीं सकते, अगर माइक्रोस्कोप से भी देखें तो बहुत ही सूक्ष्म यानी बहुत ही बारीक तरीके से काटा होगा। तो हम इतना नहीं बता सकते कि इसके कितने कितने यानी कितने इसके हल होंगे, ये नहीं बता सकते हैं। यानी इसके जो हल होंगे हम बताएंगे, इसको बता देता है अनंत, कितने अनंत, इनफाइनाइट हल होंगे। तो आप देखिए अब दूसरा समीकरण भी हमने जब 2 से भाग किया तो ये भी पहले वाले समीकरण से मिल गया है। अगर हम इसका भी ग्राफ बनाएंगे तो आप देखिए, अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो ये जो रेखा भी मैं बनाऊंगा ये रेखा फिर इसके ऊपर आएंगे। आपको विश्वास नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी अब हम इसका टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम किसी एक चर का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, एक्स को इधर नहीं देते हैं और 5 माइनस वाई ये कर देते हैं। अब इसका हम टेबल बनाते हैं, टेबल बना दिया हम। या आप ये जो मैंने लिखा है मान वो 1,1 इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ये नहीं बताया कि इसमें जहाँ काटे कि वो हमको वैल्यू बतानी है, हमको नहीं बताना, हमको सिर्फ इतना बताना, हमको इस ग्राफ पे दर्शाना ही है बस। अब आप देखिए, अब इसका हम टेबल बनाते हैं। टेबल में मैंने आपको बताया था एक वैल्यू नहीं चाहिए, अगर आप एक वैल्यू लेंगे तो आपको सिर्फ एक ही रेखा मिलेगी। आप समझिए अगर हम केवल इतना भूल जाएं और ये x कामा वाई क्या आएगा 3,2 और 3,2 का मतलब एक ही रेखा, और एक रेखा क्या कर पाएगी, यानी जब तक दूसरी रेखा उसके साथ नहीं रहेगी तब तक एक रेखा क्या कर पाएगी, अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। यानी कोई रेखा अगर उसको काटेगी तभी तो कोई हल होगा, बस यही समझना। यानी आपको एक हल नहीं करना, यानी आपको एक टेबल नहीं बनाना, आप इसके साथ साथ 2 टेबल बनाना ही आपको जरूरी है।
आप इसको मान लीजिए x, अब इसको मान लीजिए y। अब मैंने आपको फिर बताया था आप y की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी। मैंने कह रहा हूँ कि आप 2 3 4 यही मानो, आप कुछ भी मान लेता हूँ। जैसे मैं कुछ मान, जैसे मैं मान लिया, जैसे मैंने क्या माना, जैसे मैंने मान लिया 0, चलो मैंने 0 मान लिया। y की वैल्यू, y के साथ लिखेंगे 0। अब जब मैंने y का मान 0 मान लिया, तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी पूरा 0 हो गया। ये पूरा 0 हो गया हमारा, और ये पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या हमारा, क्या बचा 5। अब फिर मैंने y की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल वही मानिए जो मैं कह रहा हूँ, आप कुछ भी। जैसे मैं मान लेता हूँ 4 मान लिया। अब यहाँ 4 मान लेंगे तो 5 - 4 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब हम इसका फिर ग्राफ, यानी हमको दो बार ग्राफ नहीं बनाना, इसी ग्राफ में हमको दर्शाना है। तो दूसरा ग्राफ क्या हमारा, तो x की वैल्यू 5, यानी इसका अगर हम x और y की वैल्यू निकालें तो x, y, पहले का क्या आएगा हमारा 5, 0, और दूसरा जो होगा x, y, उसका क्या आएगा, कितना आएगा 0, 4। अब हम इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे, अब इन चिन्हों को हम ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो यानी पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन x की वैल्यू पर कितना चलना है, x को हमको कितना चलना है 5, x पर कितना चलना है 5। तो देखिए ये हमारा x है, x पे 5 का मतलब हुआ, x पे 5 का मतलब हुआ कि x, यानी x की वैल्यू कितनी है 5, और 5 क्या है, प्लस है कि माइनस, प्लस है, तो प्लस की ओर चलेंगे, यानी 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर आएगा ना। और उसके बाद हम y की वैल्यू क्या है 0, यानी y हमको चलना है, यहीं पर रुक जाना है। y की वैल्यू 0, यानी हमको y पे बिल्कुल नहीं चलना है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, दूसरा क्या, हमको x की वैल्यू कितना है 0, और 0 का मतलब हो कि x यहाँ पर है ना हमारा, यहाँ पे हमसे यहाँ से कहीं जाना ही नहीं है, हमको यहीं पर ही रहना है। और y की वैल्यू कितनी है 4 का मतलब 4 किसमें है, प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है, तो 4 ऊपर चलेंगे, यानी 1 2 3 4, ये हो गया। अब आप देखिए पहला कंडीशन आपको क्या आया था पहला कंडीशन आप 5, 0, और 5, 0 का जो हम रेखा खींचेंगे कैसे खींचेंगे, यानी 5 हमारा ये रहा, और 0 हमको जाना ही नहीं है, यानी ये रेखा इसी के ऊपर बनेगी, ये जो हमारी एक्स अक्ष इसी के ऊपर रेखा बनेगी। कैसे बनेगी आप फिर समझिए, मैंने क्या बताया था, अगर मैंने 3/2 यानी 3, 2 का हम निकाले थे, तो यानी हमने रेखा खींचा था, यानी 3 हमने यहाँ चला था और 2 यहाँ चला था, तो हम इसका रेखा खींच लिए थे। लेकिन अभी 5, 0 का हमने रेखा नहीं खींचा, और 5, 0 का मतलब है एक्स की वैल्यू 5 यहाँ पर आएगा, और y के लिए 0 है, 0 हमको ऊपर जाना है ना, ऊपर जाना नीचे, नीचे जाना है, यहीं पे रुक जाना है। तो इसका मतलब है ये रेखा इसी के ऊपर ही तो रहेगी, यहीं से जाएगी। और दूसरा क्या है 0, 4, यानी x की वैल्यू 0 है, यानी हमको x पर कहीं जाना ही नहीं, यहीं पे रुक जाना है। और y की वैल्यू 4 है, 4 का मतलब ऊपर, ऊपर यहाँ 4, और ये भी रेखा तो ऐसे ही जाएगी ऊपर। तो देखिए एक रेखा एक के ऊपर है, एक रेखा एक के ऊपर, एक रेखा एक के ऊपर, मतलब है रेखाएं क्या है संपाती। तो मैंने आपको ग्राफिक विधि बता दिया है पहला क्वेश्चन, आपको अगर समझ नहीं आएगा आपको दूसरा क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। देखिए ये सही हो गया, यानी अब आप, मैंने आपको पहले बताया था कि रेखा एक के ऊपर एक होंगी, और एक के ऊपर एक रेखा का मतलब देखिए, तो मैंने काटा था, यानी आपको समझ में एकदम बेहतरीन तरीके से आ गया ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आ जाएगा, अगर वो असंगत ना हो तो। असंगत हो जाएगा तो उसका हमको ग्राफ ही नहीं बनाना है। तो क्या कह रहे हैं, अच्छा देखते हैं एक बार, असंगत होगा तो x, y 1/3 -1/3, हाँ ये असंगत हो जाएगा, मतलब इसका हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। फिर भी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है हमारा, लिख लेते हैं x, y दिस इज इक्वल टू 8। उसके बाद क्या है 3x - 3y, 3x - 3y ये इक्वल है 16 के। अब इसका हम क्या करेंगे, अब पहले हम इसकी तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो करते हैं, तो क्या करेंगे, a1/a2 क्या आएगा हमारा
चर राशि के आगे एक होता है, यानी 1/3 b1/b2 माइनस का 1/3 माइनस माइनस कैंसिल 1/3 यानी हमारा a1/a2 और इक्वल है b1/b2 के, यानी ये तो हो गया। अब हम c1/c2 निकालते हैं। c1/c2 c1/c2 मतलब क्या हुआ 8/16, इसको काटिए 8 कम एज 8 2 जा 16 1/2। अब आप ध्यान से देखिए a1/a2 आ गया 1/3, b1/b2 आ गया 1/3, लेकिन जो c1/c2 आ गया वो आ गया 1/2। तो क्या बराबर है? नहीं बराबर है। तो आप लिख दीजिए चूंकि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के बट नॉट इक्वल है c1/c2 के, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे यह समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। असंगत में आपका केवल एक ही कंडीशन होता है, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। असंगत का केवल एक ही कंडीशन होता है, कौन सा कंडीशन होता है, a1/a2 इक्वल हो b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल हो c1/c2 के। तो यानी अब असंगत है, मैंने बताया था अगर संगत है इसको ग्राफ बनाना पड़ेगा, लेकिन असंगत इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है, तो यही पे इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे वाले सवाल की ओर। अब हमका इसका ग्राफ नहीं बनाना क्योंकि हमको केवल संगत ही जो संगत है उन्हीं का ही ग्राफ बनाना है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2x + y - 6, यानी पहला समीकरण क्या दिया है 2x + y - 6 दिस इज इक्वल टू 0, और उसके बाद क्या है 4x - 2y - 4 दिस इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे क्या, अब इसकी तुलना करेंगे, यानी इसके बाद एक क्वेश्चन और है, तो हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। उसके बाद मैं आपकी कल की सेक्शन में आपको 5 6 7 जो तीनों क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछा गया है, यूपी बोर्ड में काफी बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं कल आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो ये आज ये पहला तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद चौथा क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर है वो समाप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका a1/a2 और b1/b2 से तुलना करेंगे, यानी c1/c2 भी से करेंगे। पहले a1/a2 की बात कर ले तो क्या आएगा 2/4, और इसका मतलब क्या हुआ 1/2। अब हम b1/b2 यानी 1/-2, चिन्ह देखिए, चिन्ह बहुत गड़बड़ कर देता है, क्या चिन्ह बहुत गड़बड़ कर देता है। एक सेकेंड पानी दो। हाँ, तो हम क्या थे कि a1/a2 हमारा कितना आ गया है 1/2, और b1/b2 कितना है -1/2। -1/2 का मतलब है कि मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, एकदम सिंपल सा है, इसलिए हमको c1/c2 निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। गला सूखने लगा, थोड़ा सा पानी पी लें। चलिए बढ़ते हैं। क्या था कि हमारा जो a1/a2 हो तो आ गया 1/2, लेकिन जो b1/b2 वो आ गया -1/2। -1/2 का मतलब है दोनों इक्वल नहीं है, यानी हम लिख सकते हैं कि चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इसका मतलब हुआ, यानी मैंने आपको बताया क्या ये संगत होगा या संगत होगा, आप बताइए। अब ये हमारा होगा संगत, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया जो दो कंडीशन होती है वो संगत की होती है, जो केवल आखिरी कंडीशन यानी जिसमें हमको कोई हल नहीं होगी वो केवल ही असंगत होती है। तो लिख देते हैं चूंकि, अरे लिखा तो उसको क्या बार बार लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यह समीकरण युग्म क्या है, संगत है। यदि ये संगत है तो हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे।
तो हम पहले समीकरण, अब आपको ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए, अगर आपको पीछे वाला ग्राफ समझ में नहीं आया तो आप ये वाला क्वेश्चन एकदम ध्यान समझिए, आपको ग्राफी विधि एकदम बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। वैसे कभी पेपर में ग्राफी विधि, क्योंकि ग्राफी विधि केवल कॉपी पे नहीं बनाया जाता, उसके लिए एक ग्राफ का पन्ना आता है, और ग्राफ का पन्ना आपको ज्यादातर पेपर में नहीं दिया जाता है। यानी ग्राफ ये वैसे क्वेश्चन आता है, ज्यादा आता नहीं है ग्राफी विधि पर, लेकिन आपको आना जरूरी चाहिए, मैंने कहा आना जरूरी है। बाकी को ये पेपर पूछा नहीं जाता है ग्राफी विधि से, हमने भी पेपर दिया था, उसमें कभी किसी भी सेट में आप उठा लीजिए, कोई भी सेट है उसमें कहीं पर भी ग्राफी विधि से नहीं कहा कि आप इसे ग्राफी विधि से कीजिए। और ग्राफी विधि करने के लिए आपको मैंने बताया उसके लिए एक पेपर आता है ग्राफी विधि वाला, और वो पेपर में दिया नहीं जाता है, तो इसीलिए आना जरूरी है, चाहे वो पेपर में पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए। यदि कोई आपसे पूछ लेता तो आप उसको एकदम बेहतरीन तरीके से बता सको। 10th के सिलेबस में तो आपको पढ़ना जरूरी है, आपको हर एक चीज आना जरूरी है, मैंने भी पढ़ा था एकदम बेहतरीन तरीके से। तो क्या था, अब हम पहले समीकरण का हम यानी हम बिंदु निकाल लेते हैं। बिंदु निकालने मतलब हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे, समीकरण एक से, ज्यादा टेंशन लेके पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्राफ ज्यादातर पेपर में आता नहीं है। यानी अगर आपको ग्राफ से समझ में नहीं आ रहा तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर में ज्यादातर पूछा नहीं जाता है। समीकरण एक की बात करें तो क्या हमारा 2x + 6 + y - 6 दिस इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था किसी भी एक चर राशि को इधर रखना, बाकी जितनी भी संख्या है, जितनी भी वो चर है सबको उधर दे दें, यानी जितने भी चर अचर है उसको उधर दे दें, केवल एक ही चर इधर रखना है। तो हम क्या रख दें, y रख दें, y रख देते हैं। यानी क्या करेंगे, अगर हम y रखेंगे तो क्या करेंगे, y बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस का 6 उधर जाएगा इक्वल के प्लस का 6 हो गया। अब ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x क्या आ गया। अब हमको y के, अब यानी आपकी हमको x की वैल्यू y के पद में निकालना है। तब क्या हम इसका टेबल बनाएंगे। टेबल मैंने आपको बताया था केवल एक ही टेबल नहीं बनाना है, मतलब टेबल तो एक ही बनाना है, पूरा टेबल एक ही है, लेकिन इसमें जो आपको हल निकालने हैं वो आपके दो होना चाहिए, दो कंडीशन होना चाहिए, एक नहीं हो जाए, क्योंकि एक में केवल एक ही रेखा बनेगा, और एक रेखा से आप क्या दर्शा पाएंगे, कुछ नहीं दर्शा पाएंगे। क्या बता पाएंगे, क्या वो प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि समपाती है। तो हम बात करें एक्स और वाई। अब हमें करना क्या है, एक्स मैंने आपको फिर बताया था, आप कोई भी संख्या रख दो, कोई भी संख्या, बस कंडीशन ये है, कंडीशन इसमें नहीं होगा, आपको अगर भाग वो उसमें तो गुणे में दिक्कत पड़ेगी, गुणे और भाग में, यानी अगर बटे में आ गया तो दिक्कत, बटे में कोई संख्या आ गया तो दिक्कत पड़ेगी। बाकी आपको जैसे अगर प्लस माइनस में जुड़ा है संख्या, जैसे 6 - 2x यानी प्लस माइनस का इसमें रोला है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई भी संख्या मैंने बताया, कोई भी संख्या रख दीजिए, कोई भी संख्या, यानी मैं क्या रख दूं, 2 रख दूं, रख दीजिए, कोई भी रख दीजिए। यानी एक्स की जगह क्या रखेंगे 2। अगर हम सोचे एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 6 में से 4 गए, यानी 6 - 4 6 - 4, तो 6 में से 4 के 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ये हो गया। अब हम फिर भी कोई वैल्यू मान लेते हैं, कुछ भी वैल्यू, क्या मान ले, आपकी हम क्या मान ले, 3 मान ले, मान लीजिए, यानी हम x के स्थान पे क्या रखेंगे 3। अब जब x बराबर 3 हो जाएगा तो देखिए यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, और 6 - 6 0, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये हो गया। अगर हम इसके बिंदु निकालें, यानी x और y की वैल्यू निकालें, यानी x, y निकालें, तो पहले वाला क्या आएगा 2, 2। ऐसे नहीं निकालना कि आप गलती कर दे 2, 3 कर दें, 3 ये भी x की वैल्यू है, नीचे नहीं ना, नीचे नीचे करना है। अब दूसरा बिंदु क्या है, x, y वाला क्या है, दूसरा क्या है 2, 0, ये हो गया। अब हम ग्राफ बनाए अपना कि दूसरा समीकरण ले लें, क्या करें, पहले आपको पहले समझा देते हैं। अब आप ये वाला एकदम अच्छे समझ जाइए, यानी अब आप ये दूसरा क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से समझ जाइए, क्या पता चौथा क्वेश्चन जो है वो हमारा संगत है या असंगत है, फिर देख लेता हूँ। 2/4 यानी 1/2, 2/4 यानी 1/2, ये हाँ, यानी कि ये असंगत है। आखिरी जो क्वेश्चन है असंगत है, यानी आपको इसी में समझ जाना है कि ग्राफी विधि, आपको इसी क्वेश्चन में समझ जाना है एकदम बेहतर तरीके से। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले आप ग्राफ बनाइए, ये हमारा कौन सा अच्छा हो जाएगा बताइए, और ये मूल बिंदु कितना होता है, यानी 0, 0, ये हमारा क्या हो जाएगा
एक्स एच, इधर जितनी भी संख्या होगी माइनस में होगी, इधर से जितनी भी संख्या होगी प्लस में होगी, इधर माइनस में, इधर प्लस में, और ये हमारा क्या हो जाएगा वाई एच। ये पूरी वाई एच है पूरा, और ये एक्स एच है। अब पहला समीकरण मतलब पहला बिंदु क्या है हमारा, एक्स कामा वाई कितना दिया 2 कामा 2, तो x की वैल्यू क्या है, x के स्थान पे क्या है 2, यानी x हमको 2 चलना है, और 2 क्या हमारा प्लस है कि माइनस, प्लस है, तो हमको इधर साइड चलना है यानी दाएं ओर। तो 1 2, अब यहीं पे रुक जाना है, यहाँ पे रुकने के लिए आप एक चिन्ह बना दीजिए ऐसे, ये रुक गए। अब दूसरा क्या है y, y पे कितना चलना है 2, और 2 किस में है प्लस में कि माइनस में, प्लस, तो प्लस कैसे चलेंगे ऊपर, यानी इधर भी 1 2। अब ये रेखाओं को आपस में मिला दीजिए, यानी जो बिंदु है उनको मिला दीजिए जहां जहां काटा है। अरे यार, अब कुछ लोग करेंगे क्या, कुछ लोग कहेंगे अरे हम तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, बिंदु तो लेना है, लेकिन नहीं, आपको दोनों बिंदु साथ लेके चलना है। क्या मैंने क्या बताया, आपको दोनों बिंदु साथ लेके चलना है, एक बिंदु नहीं, एक बिंदु से काम नहीं चलेगा। ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या था, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, 2 पे किधर चलना है 2 यहीं पे चलना है, यानी 2 भी यहीं पे चलना है, वाई वाई पे 0 बनाया, यहीं पे रुक जाना है, कहीं पे जाना ही नहीं, यहीं पे रुक जाना है। यहाँ तक समय, यानी ये पूरी रेखा ऐसे ही बनेगी। अगर हम इसकी रेखा की बात करें तो रेखा इसी के ऊपर रहेगी, एक्स अक्ष पर, क्यों यहीं पर रहेगी। देखिए हमने y की वैल्यू 0 माना था, देखिए गलती कहां पर हुई, नहीं सही है, x की वैल्यू 3 माना था, तो 3 2 जा 6, और 6 माइनस 6 0, यानी 0, y पे 0, यानी y पे चलना ही नहीं, यहीं पे है, और x यहाँ पर है, यानी अगर हम इसकी रेखा खींचे तो क्या आएगा, यहाँ पे काटा ना दूसरा, तो ये इसी के ऊपर ही रहेगा, यानी ये एक्स एच के ऊपर ही रहेगा, ऐसे रहेगा।